नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान एसके टीचिंग वल्ला में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया में जो इतने वार हुए हैं, चाहे वर्ल्ड वार हो, विश्व युद्ध हो, चाहे वो खाड़ी युद्ध हो, चाहे वो ईरान इराक का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध हो, चाहे वो खाड़ी में सद्दाम हुसैन यानी इराक और कुवैत वाला हो, अमेरिका जो आया था। ये सब युद्ध के पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। पहले से ही सब प्लान जो है प्री प्लान होता है। ये सब एक तरफ देखिए, ऐसा है जब खाड़ी युद्ध, जैसे जब ईरान में और इराक में युद्ध हो रहा था। ईरान में पहले पहलवी डायनेस्टी थी, और पहलवी डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी थी जो वहां पर मॉडर्न कल्चर को लाना चाहती थी, और मॉडर्न कल्चर उसने ला दिया था। और वहां पर नंगा नाच होना, शराब पीना, ये सब एकदम आम हो गया था, खुलेआम होता था। अब पहलवी डायनेस्टी जो है इजराइल की बहुत ही खासम खास थी, और अमेरिका की भी। और अमेरिका इजराइल से उसको फायदा था, और ईरान को इजराइल अमेरिका से फायदा था, और इजराइल अमेरिका को ईरान से फायदा था। बाकायदा इजराइल का दूतावास था, एम्बेसी थी ईरान में, और ईरान की एम्बेसी बाकायदा इजराइल में थी। और उसके अलावा अमेरिका से भी बड़ा दोस्ताना संबंध था। अब बिल्कुल एकदम वेस्टर्न कल्चर लागू था। जैसे यूरोप कंट्रिया में आपने देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या यूरोप कॉन्टिनेंट में, वहां पर एकदम मॉडर्न कल्चर है। उसी प्रकार से ईरान में भी एक मॉडर्न कल्चर था। लेकिन उसके बाद सन 1979, 1979, कब 1979 को क्या होता है कि एक महान शख्सियत आता है, आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब। वो आते हैं, लोगों को जो है गुमराही से बचाने के लिए लोगों को बताना शुरू करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, और लोग उनकी बातों से इंप्रेस होते हैं, और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा हुजूम हो जाता है। और हुजूम होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो पहलवी डायनेस्टी को, उनकी जड़ को हिला देते हैं, और धीरे धीरे करके पहलवी डायनेस्टी पतन की ओर जाने लगती है। अब पूरी आवाम पहलवी डायनेस्टी के खिलाफ हो जाती है। उसके बाद चूंकि आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब ईरान के बाहर हो गए थे, उनको बाहर कर दिया गया था। बाहर से वो जो है इतने, देखिए एक नेता में यही होना चाहिए, स्पीच आपकी पावरफुल होनी चाहिए, इंप्रेस कर दो बस। जैसे विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था हिटलर के खिलाफ, इंप्रेस लोगों को एक भाषण दिया था। आपको याद होगा, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंड और ऑन द ग्राउंड, बट वी शैल नेवर सरेंडर। उसी प्रकार से उन्होंने स्पीच देना शुरू किया, लोगों पर गहरा असर हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे करके पहलवी डायनेस्टी को वहां से उखाड़ फेंका गया, और उसके बाद आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब के अंडर में ईरान में सरकार बनती है। और ईरान की अंतरिम सरकार ये आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब के अंडर में होती है, क्योंकि वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब होते हैं। और ईरान में एक कानून बन गया, संविधान, कि जो सुप्रीम लीडर होगा वही सर्वोपरि होगा, उसी की बात को माना जाएगा। और आज भी वही चला आ रहा है। तो जब जाहिर सी बात है, पहलवी डायनेस्टी भाग गई अमेरिका और इजराइल, मतलब अमेरिका इजराइल से तो उसकी दोस्ती थी, आज भी पहलवी डायनेस्टी है ईरान में, और अंदर अंदर जो है ये जड़ों को खोखला कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला खामनेई है साहब हैं, इन लोगों को जड़ को खोखला कर रही है। और कभी कभी जब ईरान में गृह युद्ध होता है तो इन्हीं लोगों का हाथ होता है, पहलवी डायनेस्टी के लोगों का। बहुत से लोग अभी पहलवी डायनेस्टी में ईरान में जमे हुए हैं। उसके बाद जब अमेरिका जो है देखता है कि पहलवी डायनेस्टी वहां से सत्ता से महरूम हो गई है, तो वो बहुत ही कोशिश करता है, यहां तक कि एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लगा देता है, यहां तक कि सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस, अमेरिका की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी होती है, केंद्रीय एजेंसी, उसको लगा देता है कि पहलवी डायनेस्टी किसी प्रकार से बच जाए। लेकिन पहलवी डायनेस्टी बच नहीं पाती है दोस्त। और उसके बाद अमेरिका को जानते हो ना, यही देखिए युद्ध कैसे कराता है। उसके बाद अमेरिका रुख करता है इराक की ओर, और इराक के उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट होते हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को उकसाता है, और सद्दाम हुसैन उकसाते उकसाते आखिर में ईरान से उसका युद्ध शुरू हो जाता है, और लगभग 8 साल चलता है। 1988 तक चला, 80 से 88 तक। इराक कर्जे में आ गया। अमेरिका तो यही चाहता था। अमेरिका जो है उकसाता है, सोचता है कि भाई अगर
सीधे तौर से ना मुकाबला करो, पीछे से किसी को आगे करो और उससे लड़वाओ। और अमेरिका का हथियार वगैरह बिक रहा था, इराक जो है कर्जे में आ गया। कुवैत से उसने 14 बिलियन डॉलर, कितना, 14 बिलियन डॉलर कर्जा ले लेता है। अब 14 बिलियन डॉलर बहुत कहलाता है मेरे दोस्त। और किससे लेता है? कुवैत से लेता है। और कुवैत 14 बिलियन डॉलर जो है, जाहिर सी बात है कुवैत देता है उनको। और कुवैत जो है जब मांग करता है तो इराक बोलता है कि अभी समय हमको चाहिए, थोड़ा समय दो। अब इधर ईरान इराक का युद्ध समाप्त होता है। आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब बार बार इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को कहते हैं कि आप जो है युद्ध विराम लगा दीजिए, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। हालांकि सद्दाम हुसैन भी जानता था, लेकिन सद्दाम हुसैन जो है, अमेरिका जो है पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा था, पैसे से, हथियार से, हर चीज से। और ये जो है अपने मस्ती में, जैसे कहा जाता है ना कि इंसान जब चने की झाड़ पे चढ़ जाता है तो उसको अच्छा या बुरा समझ में नहीं आता। हालांकि सद्दाम हुसैन ने बाद में इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बात सही थी कि मुझे ईरान से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। खैर, वो युद्ध एक अलग हो गया। उसके बाद जब ईरान से कुछ मामला, इराक से कोई मामला नहीं सुलझा ईरान का, तो ये कुवैत को भड़काना शुरू करता है। अब देखिए खेल, देखिए अमेरिका का। कुवैत क्या करता है, देखिए कुवैत थोड़ा नीचे है, ढुलान पे है, और इराक थोड़ा ऊपर है। तो कुवैत जमीन में ना पेट्रोल ही पेट्रोल है, तेल है तेल है। और तेल जो है ना, रिस्क जो है ना, ये चला जा रहा था कुवैत की तरफ, और कुवैत इसका लाभ उठा रहा था, वो चोरी कर रहा था। कुवैत 14 बिलियन डॉलर दिया, चोरी भी कर रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर पर्याप्त पैसा हो जाए तो उसके बाद लोगों की हवस और बढ़ जाती है कि कहीं से फ्री में कुछ मिल जाए। अरे लोग पावे आज की डेट में दोस्त तो अलकतरा पिज्जा में अलकतरा की चोरी कर ले, और तो छोड़ दो मेरे भाई, वो तो तेल है। तो तेल तो खैर सोने से भी अनमोल माना जाता है आज की डेट में। तो कुवैत जो है चोरी कर रहा था। उसके बाद जब इराक को पता चलता है तो इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन कहलवाते हैं कि आप जो है मेरे तेल की चोरी ना करो, कृपया जो है, मेरे पास वैसे ही, मेरे ऊपर वैसे ही कर्जा हो चुका है, अब मैं और कर्जा नहीं झेल सकता। अगर आप मेरे तेल की चोरी करोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरे तेल की कीमत कम हो जाएगी और मेरा भंडार थोड़ा खाली होने लगेगा। लेकिन कुवैत बोलता है ठीक है, अच्छा मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद भी चोरी। वही कहते हैं ना कि एक बार जब लत पड़ जाती है तो वो लत कभी छूटती नहीं है जल्दी आसानी से। तो कुवैत को तो लत लग गई, उसके पास पका पकाया माल आ रहा था। अब पका पकाया जब माल आवेगा तो इंसान तो खरीदे करेगा, और वो जो है फिर चोरी करना शुरू की। और इधर अमेरिका थोड़ा सा उकसाना शुरू कर रहा था। देखिए बहुत दूर से गणित होती है, प्री प्लान होता है सब मामला। उसके बाद इराक ने कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इराक इनको अल्टीमेटम देता है। कुवैत उसके बाद बोलता है कि ऐसा है कि मेरा 14 बिलियन डॉलर वापस करो। अब सद्दाम हुसैन कहते हैं कि अचानक 14 बिलियन डॉलर मैं कैसे वापस करूं तुम्हें? एक तो वैसे ही मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ईरान से मेरा 8 साल का युद्ध चला है, उसके बाद जो है तमाम जो है आर्थिक संकट आया और गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा। मैं तुम्हें कैसे 14 बिलियन डॉलर दे सकता हूँ? हाँ ठीक है, 9 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन के आसपास डॉलर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। 9 बिलियन हो गया तो 9 बिलियन डॉलर दे दूंगा। कुवैत बोलता है चलो ठीक है भाई, भागे भूत की लंगूट, ये सही, 9 बिलियन मिल जाए बहुत है। कहो भाई। अब अमेरिका, अब सुनो, यही है गणित। देखिए पॉलिटिक्स यही है। अमेरिका इनको उकसाता है कुवैत कि मांग 14, मांग 9 क्या होता है, 9 फाव कुछ नहीं, मांग 14 बिलियन, हम पीछे से हैं। अब कुवैत भी चने की झाड़ पे चढ़ गए कि चलो अमेरिका मेरे साथ है, सुपर पावर। अब कुवैत बोलता है कि हमको 9 फाव नहीं चाहिए, ना 9 ना 10, हमको सीधे 14 बिलियन चाहिए। हम 14 दिए, 14 वापस करो। अब सद्दाम हुसैन इराक बोलता है कि अभी तो 9 बिलियन डॉलर पे बात तय हुई थी, चलो 1 बिलियन और डॉलर ले लो, 10 बिलियन ले लो, लेकिन 14 बिलियन अभी नहीं दे पाएंगे। 4 बिलियन मात्र, समझ जाइए 1 बिलियन के लिए लड़ाई थी। 9 तो क्लियर था, 10 की मांग थी और अमेरिका 14 मंगवा रहा था। ये देखिए, खूबी देखिए। उसके बाद इराक आनन फानन में सद्दाम हुसैन क्या करते हैं, कुवैत पे चढ़ाई कर देते हैं और कुवैत पर पूरी सेना इराक की उतार दी जाती है और कुवैत को जो है 24 घंटे के अंदर फतह कर लिया जाता है। अब कुवैत में के जो वहां के राजघराने के लोग थे भाग गए अमेरिका, उसमें से जो कुछ राजघराने के लोग कुवैत के वहीं रह गए, सद्दाम हुसैन ने उनको मरवा दिया। अब अमेरिका और सहित कुल 29 देश लपट गए, पूरा चाइना, सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, लग्जमबर्ग, मतलब तमाम यूरोप कंट्रियां वगैरह सब मिलके, कनाडा वगैरह सब मिलके जो है इराक पर अटैक करते हैं और इराक धाराशाही हो जाता है।
और सद्दाम हुसैन को नष्ट नाबूद करने की पूरी तैयारी होती है। और जब सद्दाम हुसैन को मारता नहीं, अमेरिका जानता है कि अगर मारेंगे तो हो सकता है मुस्लिम देश भड़क जाए, 57 मुस्लिम मुल्क हैं तो भड़क सकते हैं, तो वहां के जो है कुर्द लोगों को भड़काता है और उसके जरिए जो है इनको मरवा देता है। अब बाद में फांसी की सजा हो जाती है। ये क्वालिटी है। और उसके बाद इधर इनको, भाई रशिया यूक्रेन वाले युद्ध में क्या हुआ? रशिया यूक्रेन वाले युद्ध में रशिया ने यूक्रेन से कहा कि तुम नाटो में मत जाओ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, जिसमें जो है कुल 31 या 32 देश आते हैं, अमेरिका सहित। अमेरिका इसका बिग बॉस है और यूरोप की सारी कंट्रियां लगभग इसमें आती हैं जो बड़ी बड़ी है। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ये तमाम मतलब सब, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सब आते हैं। यूक्रेन, अब चूंकि पोलैंड भी आ चुका था नाटो में, तो अब यूक्रेन वगैरह सब रशिया सोवियत संघ से ही तो टूट के बने हैं 15 देश में। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो नाटो की सेना मेरे बॉर्डर तक आ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया पूरा सटा हुआ है। और इधर से लाटविया वगैरह भी चले गए थे इधर, इसमें क्या कहते हैं, नाटो में। तो वैसे ही घिरे हुए थे, लिथुआनिया वगैरह क्या था, ये सब घिरे हुए थे। अगर यूक्रेन भी चला जाता तो यूक्रेन, जाहिर सी बात है, नाटो की सेना आती और रशिया को घेर लेती। तो उन्होंने यूक्रेन से, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ऐसा है कि तुम मुझे गारंटी दिलवा दो अमेरिका वगैरह से कि यहां पर सेना नाटो की नहीं आएगी। अब गारंटी कौन ले, कौन गारंटर बने? यूक्रेन ने, अमेरिका ने कहा नहीं, कोई गारंटी वारंटी नहीं है, तुम बस आ जाओ। अब व्लादिमीर पुतिन बकायदा उसको चेतावनी दे रहे हैं यूक्रेन को कि तुम मत जाओ, अगर कोई गारंटी लेता है तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा नाटो में, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। और जब से गारंटी भी नहीं मिली और यूक्रेन पूरी तैयारी कर लिया, तब जाके जो है व्लादिमीर पुतिन ने मजबूरी वश जो है इनके ऊपर आक्रमण किया यूक्रेन पर, और आज भी युद्ध चल रहा है। उकसा के पीछे हट जाना। उसके बाद देख लीजिए, इधर आ जाइए ईरान और इसराइल में। हालांकि ईरान और अमेरिका में न्यूक्लियर डील हो गई थी, लेकिन इधर वही कहते हैं ना कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नेतन्याहू की कुर्सी जा रही थी, वहां पर उनके इजराइल में जो है एक तरीके से पॉलिटिकल उथल पुथल थी, अंदरूनी कला था, और उनकी कुर्सी लगभग तय थी जाना। अरे विरोधी पार्टी तो छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है उनके खिलाफ थे। अब सोच लीजिए। और अनंत फानन में वो गए व्हाइट हाउस में पहले ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और ये दोनों मिलके वापस आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहते हैं कि तुम ईरान पर अटैक मत करना, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तो वही बताया ना कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए अटैक करते हैं, और उसके बाद आज भी युद्ध चल रहा है। सीजफायर हुआ, लेकिन फिर वो तो चलेगा, पक्का है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि आयतुल्ला खामनेई जो है वो, उनको मार दिया जाए, तभी जो है पहलवी डायनेस्टी आएगी। अब पहलवी डायनेस्टी के कुछ लोग अंदर अंदर सपोर्ट भी करते हैं इजराइल अमेरिका का, आज भी है। और खामनेई को मारने के बाद वो जानता है कि यहाँ पहलवी डायनेस्टी की राज हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, उसके बाद जो है फिर मेरा दोस्ताना व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम करना। वो जानता है कि अगर ईरान पर अगर अटैक करके मिला लिया गया ईरान को, तो मिडिल ईस्ट पर एक बादशाहत मेरी कायम रहेगी। क्योंकि वो देखते हो आप, फिलिस्तीन पर, उधर आ जाइए सीरिया पर, जॉर्डन पर, और तमाम जो आसपास के देश हैं, इजिप्ट वगैरह जो भी हैं, उन पर एक छत्र साम्राज्य इसने स्थापित कर रखा है। और इन लोग पर अटैक क्यों करता है जानते हो? ये मिस्र वगैरह, ये पैलेस्टाइन पे, फिलिस्तीन पे, सीरिया पे क्यों करता है जानते हो? क्योंकि जानता है ये परमाणु संपन्न देश नहीं है, इसीलिए इनको जो है अटैक करो, आराम से पीटो पाटो। और दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इसमें दखल अंदाजी भी नहीं देते हैं। लेकिन जब ईरान का मामला आता है ना, तो ईरान के मामले में ऐसा हुआ है कि लोगों को पता चला कि ईरान 80% यूरेनियम का शुद्धिकरण कर चुका है, और आइटम बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम का शुद्धिकरण चाहिए, एनरिचमेंट चाहिए। तो सब 80% कर चुका है, हो सकता है परमाणु बम बना ले। अब परमाणु बम बना लेगा तो इजराइल को खतरा तो हो ही जाएगा, मिडिल ईस्ट में बादशाहत कम हो जाएगी, इसीलिए उसने अटैक किया और कुछ अंदरूनी खला की। देखिए, ये पर्दे का खेल बड़ा ही खतरनाक होता है। सामने कुछ और है, दिखावा, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और दोस्त बाबू, और अंदर से कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये सब अपने स्वार्थ के लिए होता है।
इस समय पेट्रोल के लिए और अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए सब कुछ जंग चल रही है और ये हमेशा जंग चलती रहेगी। इसमें किसी का भला होने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि शायद तीसरा युद्ध नजदीक हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा ना तो इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इतनी ज्यादा तबाही हो जाएगी कि सब कुछ समाप्त हो जाएगी, सारी टेक्नोलॉजियां खत्म हो जाएंगी। और जब चौथा विश्व युद्ध होगा तब ईंटें और पत्थर से, लाठी से, डंडे से लड़ा जाएगा, क्योंकि सारे औजार नष्ट हो चुके होंगे। इतनी बड़ी महातबाही होगी। अब देखिए क्या होता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।